यहाँ से भाई अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने 3 से 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन किया था, जिसमें था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, या फिर कहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई। और लास्ट में हम लोगों ने भाई इस वाले टॉपिक को भी कवर कर लिया था, बिहेवियर ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए थे, इन सभी पॉइंट को भाई हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, और जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है आपका पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। और इसके अंदर 3 केस बनेंगे भाई। सबसे पहला केस है पोटेंशियल एट द स्फीयर सरफेस, यानी स्फीयर के सरफेस पे भाई, सरफेस पे कितना एक तरीके से पोटेंशियल मिलेगा हम लोग को। दूसरा केस है पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड कहने का मतलब क्या भाई, आउटसाइड कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है। मान लेते हैं भाई जैसे यहाँ पे दिखाया ना, यहां से लेके यहां तक भाई, इस P पॉइंट पे बताना है, P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को मिलेगा, इसके लिए बात करेंगे। और तीसरा केस है इसमें पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर भाई, स्फीयर के अंदर भाई, अंदर जो है ये पूरा शेडेड रीजन, यहां पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को मिलेगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। और तीनों के लिए भाई हम लोग यहाँ पे फार्मूला ड्राइव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले भाई इस फिगर को अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला डाउट तो यही आता है, हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में बात किया था भाई, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंडक्टिंग स्फीयर, यानी ये जो बॉल है भाई ये मेटल का बना हुआ है। सही बात है, अब ये हॉलो है फिर सॉलिड, उससे कोई मतलब नहीं भाई। तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया भाई कि मेटल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। देखिए लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया ना, अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होते भाई, फील्ड लाइन सभी के सभी सरफेस से बाहर की तरफ निकलते हैं। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं, तो सीधी सी बात है जब फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा भाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगा ना, 0 हो जाएगा। और अंदर में कोई फील्ड लाइन्स नहीं, मतलब अंदर में कोई चार्ज नहीं होता भाई, और कोई फ्लक्स भी नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था जो भी पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल अंदर में भी होता है भाई। इसीलिए यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, यानी सरफेस से अगर आप अंदर तरफ आते हैं भाई तो अंदर में कोई भी पोटेंशियल का चेंज नहीं देखने को मिलता है, यानी जो भी सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल अंदर में होता है भाई। क्लियर हुआ? तो अभी इस वाले डायग्राम को अगर आप देखते हैं भाई तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो भाई सरफेस से बाहर निकलता है ना, अंदर में कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होता, तो ये डॉटेड 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 करके ऐसे दिखाने का क्या मतलब है यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा ध्यान से देखिए भाई, जो एक्चुअल में जो फील्ड लाइंस है ना वो सरफेस से ही बाहर निकल रहा है। जो एक्चुअल में जो फील्ड लाइंस है भाई, इसको डार्क लाइन से दिखाया ना, क्लियर हुआ, ये सारे सारे फील्ड लाइंस है भाई, ये सभी के सभी आपके फील्ड लाइंस है। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, तो ये बाहर तरफ निकल रहा है। तो अंदर में ऐसे डॉटेड डॉटेड दिखाने का क्या मतलब है, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं भाई। देखिए हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में भाई, लास्ट वाले सेशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया है ना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था भाई, वो एक पॉइंट चार्ज के लिए किया है। ये भाई अपने आप में पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज। क्लियर हुआ? लेकिन अभी जो हम लोग केस देख रहे हैं ना भाई, यह आपका कंडक्टिंग स्फीयर। तो भाई इस पे जो चार्ज होते हैं ना वो एक्चुअल में सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं भाई। क्लियर हुआ? पॉइंट चार्ज का मतलब है कि भाई एक छोटा सा चार्ज ये पूरा पूरा यहां पे कंसंट्रेटेड है भाई। क्लियर हुआ? ये पूरा पूरा चार्ज तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो भाई ये बॉडी बहुत बड़ा है ना, यहां पे इसको आप पॉइंट चार्ज नहीं कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव किया है वहां पे पॉइंट चार्ज कंसिडर किया भाई। तो दोनों केस अलग अलग है, ये पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे एक पूरा का पूरा बॉडी है भाई जिसको हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है, और इसका जो चार्ज है वो पूरा पूरा सरफेस पे एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है भाई। क्लियर हुआ? तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि भाई ये जो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है इसको हम लोग पॉइंट चार्ज के रूप में कन्वर्ट कर दें। ठीक है भाई, पॉइंट चार्ज के रूप में कन्वर्ट कर दें भाई।
अब कैसे कन्वर्ट करते हैं इस पे हम लोग को बात करना है। तो रीजन समझ में आया भाई, क्योंकि हम लोग के पास जो फॉर्मूला है भाई वो पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन किया गया है। देखिए लास्ट वाले सेशन में भाई हम लोगों ने फॉर्मूला डिफाइन किया था ना, यहां से ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। भाई यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट चार्ज कंसिडर किया, मतलब एक सिंगल चार्ज रखा है, फिर ये पूरा चार्ज जो यहीं पे कंसेंट्रेटेड है भाई, और हम लोगों ने इस पी पॉइंट पे, इस चार्ज से डी मीटर के दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट किया था। समझ में आया बात को। और यहाँ पे थोड़ा सा पेज इंसर्ट करते हैं भाई, देखिए ये हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में प्रूफ किया था ना भाई। हम लोगों को पता पोटेंशियल यानी V बराबर क्या होता है W/Q। तो सबसे पहले हम लोगों ने छोटा सा dW निकाला था, है ना भाई, और dW पूरा W को निकाले भाई इंटीग्रेट किया था हम लोगों ने, तो ये हम लोग का पूरा वर्क डन आ गया था। अब वर्क डन को फिर हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया था, तो ये हम लोग का एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया गया है P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा उसके लिए भाई। क्लियर हो गया। अगर कोई मीडियम है तो भाई यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी आएगा, अगर कोई मीडियम नहीं है तो भाई रिलेटिव परमिटिविटी 1 हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है हम लोग के पास ये पॉइंट चार्ज के लिए है भाई। क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हम लोग का जो चार्ज होगा वो एक्चुअल में पॉइंट चार्ज होगा। लेकिन हम लोग का जो केस है भाई यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है ना, समझ में बात को, ये पॉइंट चार्ज नहीं है भाई, तो इसको मुझे पॉइंट चार्ज की तरफ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये डॉटेड लाइन करके भाई इसको सेंटर पे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, नहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं भाई। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया। तो अगर आप इस स्फीयर से बाहर कहीं दूर मान लेते भाई, यहां से जैसे ये दिखाया ना भाई, इस बॉडी को हम लोगों ने एक सिंगल पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये एज अ पॉइंट चार्ज तरह बिहेव कर रहा है भाई। क्लियर हुआ। यानी हम लोग जब बाहर से देखते हैं ना भाई, जो बाहर से हम लोग ये समझ में आता है पूरा जो चार्ज है ये सेंटर पे एक तरीके से आपका कंसंट्रेटेड है भाई। क्लियर हुआ। लेकिन ध्यान देना है कि भाई हम लोग को पता है पहले से कि भाई अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, टोटल फ्लक्स होगा अंदर में वो भी 0 होगा भाई, जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर है। तो यहां पे भी सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो है लागू होंगे भाई। क्लियर हो रहा है। बस हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए भाई जो हम लोग ने फॉर्मूला सीखा था वो पॉइंट चार्ज के लिए था, इसलिए भाई इसको हम लोग ऐसा यहां पे ये मान के चल रहे हैं कि अंदर में पूरा फील्ड लाइन इस तरीके से कंसंट्रेट, लेकिन एक्चुअल में फील्ड लाइंस नहीं है भाई, ध्यान देना है, ये बस हम लोग का इमेजिनरी लाइंस है ये। तो पहले केस में आते हैं, देखिए सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, पहले हम लोग करते हैं भाई। हम लोग को पता है पहला केस क्या है, पोटेंशियल एट द स्फीयर सरफेस। भाई हम लोग सरफेस पे देखना चाहते हैं भाई यहां पे कितना पोटेंशियल मिलेगा हम लोग को। क्लियर हुआ। तो क्योंकि भाई मैं यहां पे मान के चल रहा हूं पूरा जो चार्ज है भाई वो सेंटर पे एक तरीके से कंसंट्रेटेड है, देखिए ना, इसको यहां पे कन्वर्ट कर दिया ना हम लोगों ने, ये भाई मेरा पॉइंट चार्ज तरह बिहेव कर रहा है, और ये रेडियस है भाई, आर रेडियस है। हम लोग को भाई यहां का बताना, सरफेस का बताना भाई, सीधी सी बात है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। तो हम लोग को भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है बताइए, Q डिवाइडेड 4πE0 भाई। ये फॉर्मूला कहां से आता है, लास्ट वाला सेशन देखिए ना, समझ में, V बराबर W/Q किया था ना हम लोगों ने, तो Q और ये वर्क डन का फॉर्मूला तो Q कट जाता है भाई, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ सिंगल Q बचता है, मेन चार्ज जो है ये बचता है आपका। क्लियर हुआ। बताइए। तो भाई डायरेक्ट हम लोगों ने फॉर्मूला डाल दिया ना, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो भाई यहाँ पे देख लिए मेन चार्ज मेरा Q था भाई, ये Q था, Q लिख दिया 4πE0, और ये मान लेते हवा में रखा हुआ तो ER लिया नहीं यहाँ पे, और कितना तक सेंटर से भाई कितने दूरी पे, R दूरी पे, तो R दूरी पे लिख दिया भाई। तो ये हम लोग का पहला केस हो गया भाई। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला केस है, और ये 1/4πE0 का भाई वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। स्टार मार्क लगा हुआ, स्टार मार्क क्या बोलना चाहता है यहाँ पे, स्टार मार्क बोल रहा है इन द स्फीयर, लिखा ना, इफ द स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, भाई अगर मीडियम होता तो भाई वहाँ पे ER आ जाता। अब आगे आते हैं सेकंड केस में, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। भाई तो आउटसाइड द स्फीयर सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए आउटसाइड मतलब ये P पॉइंट पे बोला अभी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाए, सेंटर से लेके आता है भाई, क्योंकि सेंटर पे ही हम लोगों ने मान रखा ना, सेंटर पे भाई पॉइंट चार्ज है। क्लियर हुआ। सेंटर जो है पॉइंट चार्ज तरह बिहेव कर रहा है, कि भाई पॉइंट चार्ज में क्या था, पॉइंट चार्ज में सारा का सारा भाई फील्ड लाइंस जो ऐसे निकल रहा था। क्लियर हुआ। तो अगर आप इन फील्ड लाइंस को यहाँ पे सेंटर में ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं और बाहर से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें भाई, तो आपको ऐसा इल्यूजन होता है कि भाई यहीं पे चार्ज एक तरीके से कंसंट्रेटेड है। क्लियर हुआ। तो हम लोग को भाई सेंटर से P पॉइंट के दूरी पे इस बार पोटेंशियल बताना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहाँ तक R है भाई, ये R है और ये पूरा डिस्टेंस D है भाई, तो टोटल डिस्टेंस R + D हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो फॉर्मूला वही रहेगा भाई,
1/4 पाई E0 का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, मेन चार्ज डिवाइडेड डिस्टेंस यहाँ पे d+r होता है। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब आते हैं पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर भाई। तो पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर भाई हम लोग को पता है भाई, आपका हमेशा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है ना अंदर में, पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होता है। जो सरफेस पे रहेगा वही आपका क्या होता है, अंदर में भी रहता है भाई। तो हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में भाई हम लोगों ने बात किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये क्या था आपका, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस भाई, याद है। तो वही तो फॉर्मूला लगा है इसने, क्योंकि भाई अंदर में यानी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, तो यहाँ पुट कर देते हैं, ई का मान जीरो हो जाएगा, और ये यहाँ पे जब गुना होगा और ये हो जाएगा माइनस चेंज इन पोटेंशियल, भाई जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर में जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है भाई, यानी चेंज इन पोटेंशियल जीरो। इसका मतलब क्या, जो सरफेस पे होगा वही आपका अंदर में भी होता है भाई। ठीक है, तो वही लिख दिया ना, अंदर में जो पोटेंशियल होगा यानी चेंज इन पोटेंशियल। ध्यान देना भाई, ये मैग्नीट्यूड नहीं कि भाई अंदर का पोटेंशियल जीरो है, ये चेंज इन पोटेंशियल को बता रहा है भाई, चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, अंदर में कोई भी पोटेंशियल का बदलाव नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, यानी जो सरफेस पे जो भी पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल अंदर पे होगा भाई। अगर सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो अंदर में भी 10 वोल्ट ही रहेगा। क्लियर हो गया, बताइए। तो क्लियर हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहां से भाई हम लोग का न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है, यानी अभी तक जितना भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा ना भाई इस वाले टॉपिक में, यानी जो भी हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट वाले सेशन में, उसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था भाई, ये सीखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने बात किया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, ये देखा था हम लोगों ने। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये देखा भाई। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा भाई। उसके बाद हम लोगों ने अभी जस्ट कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भाई 3 केस देखा है ना। तो ये सभी टॉपिक से रिलेटेड भाई यहाँ पे 3 से 4 न्यूमेरिकल दिए गए हैं, इन न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका सारा कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, बोलता है 2 पॉजिटिव चार्ज है भाई, 2 पॉजिटिव चार्ज है, और ये देखिए लिख दिया ना पॉइंट चार्ज है, एक का वैल्यू दे रखा है और दूसरे का वैल्यू दे रखा है भाई। अब बोलता है आर प्लेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट भाई। ठीक है, यानी दोनों चार्ज के बीच में 10 सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस है। अब बोल रहा फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द 2 चार्ज 4 सेंटीमीटर क्लोजर भाई। देखिए भाई मान लेते हैं मेरा जो 2 चार्ज है ना, पहले वाले को मैं चार्ज ए बोल रहा है, फिर भाई इसको Q1 मान लेते हैं, ये Q1 है भाई, और इसको भाई मैं फिक्स्ड मान ले रहा हूं, मतलब इसका पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगा, यहीं पे बैठा हुआ रहेगा। तो इसका जो वैल्यू दे रखा है 16 गुना 10 का पावर माइनस 10 कूलम भाई। ठीक है, अब बोलता है जो दूसरा चार्ज है यहां से, जैसे पॉइंट चार्ज में जो डिस्टेंस नापते हैं सेंटर टू सेंटर नापते हैं भाई। ठीक है ना, ये मान लेते हैं भाई मेरे पास दूसरा चार्ज है, इसका वैल्यू है 12 गुना 10 का पावर माइनस 10 कूलम, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे अभी बैठा हुआ भाई। क्लियर हुआ। अब बोलता है कि भाई आप इसको 4 सेंटीमीटर आगे लेके जाइए। देखिए लिखा ना, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द 2 चार्ज 4 सेंटीमीटर क्लोजर, यानी सेकेंड केस बनाते हैं, ये केस 1 है भाई। अब केस 2 में आते हैं, तो केस 2 में ये चार्ज तो भाई अपना पोजीशन फिक्स रखेगा, ये आपका 16 गुना 10 का पावर माइनस 10 कूलम। अब इस वाले चार्ज को हम लोग थोड़ा सा नजदीक ले जा रहे हैं, कितना नजदीक, तो भाई 4 सेंटीमीटर आगे इसको सरका रहे हैं भाई। ठीक है, ये Q2 है हम लोग का। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर आगे ले आया भाई। 4 सेंटीमीटर टोटल 10 सेंटीमीटर का था भाई गैपिंग, तो 4 सेंटीमीटर आगे लेके जाएंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में गैपिंग कितना रहेगा, सिर्फ 6 सेंटीमीटर का ही तो गैपिंग रहेगा भाई। क्लियर हुआ। ये Q1 है, ये Q2 है, तो सीधी सी बात है, इसको भाई मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये मान लेते हैं भाई यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर का गैपिंग है, यानी इस वाले चार्ज को उठा करके भाई यहाँ पे लेके जाना है। तो सीधी सी बात है भाई, ये भी प्लस है, इन्हीं भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और क्योंकि भाई इन दोनों को नजदीक लेके आ रहा है भाई, तो सीधी सी बात रिपेल कर रहा होगा ना, यानी हम लोग को बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती इसको धकेल के ले जाना पड़ेगा भाई। क्लियर हुआ। और क्योंकि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स से चलते भाई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सीधी सी बात है वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि भाई इसको 10 सेंटीमीटर से उठा करके आगे 4 सेंटीमीटर तक ले जाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, बताइए। तो भाई अभी हम लोगों ने 2 केस एज्यूम किया है। पहला केस कि भाई इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर गैपिंग है, और दूसरा केस भाई कि इसको मैंने आगे 4 सेंटीमीटर आगे एक तरीके से वर्क डन करके
तो नेट डिस्टेंस यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का रह गया भाई। तो इससे पहले एक और केस ले लेते हैं भाई, एक और केस ले लेते हैं। ये मान लेते हैं हम लोग का जीरो केस है, ठीक है भाई, जब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ता है ना जीरोथ लॉ, क्लियर हुआ। तो मुझे एक चीज बताइए भाई, कोई भी चार्ज है, जैसे इसको मैं मेन चार्ज मान रहा हूं ना, Q1 को मैं मेन चार्ज मान रहा हूं भाई, तो किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन्फिनाइट तक होता है भाई, सही बात है। तो क्योंकि भाई अभी ये सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पे दूसरा चार्ज रखा हुआ है ना, तो जीरोथ केस में हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मान लेते हैं जो मेरा मेन चार्ज था, जिसको मैं फिक्स चार्ज बोल रहा हूं भाई, ये तो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ रहेगा, सही बात है। तो भाई मान लेते हैं जो दूसरा चार्ज था ना Q2, ये जीरोथ केस में कहीं दूर इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ होगा भाई, क्योंकि भाई दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, रिपेल कर रहे होंगे ना भाई, बिल्कुल इनिशियल कंडीशन देखिए ना, समझ में आया। तो बिल्कुल इन्फिनिटी पे होगा भाई, कहीं बाहर, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दूर, ठीक है भाई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर ही एग्जिस्ट, बाहर ही कहीं पड़ा होगा ना, समझ में आया, बोलिए। तो भाई मान लेते हैं ये यहाँ पे इन्फिनिटी है और यहाँ पे आपका ये Q2 चार्ज पड़ा हुआ था। Q2 कहना मतलब कौन सा भाई, प्लस चार्ज है, कितना है आपका 12 गुना 10⁻10 गुना भाई, ये इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ था भाई। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले भाई यहां से लेके यहां तक भाई मान लेते हैं हम लोग का 10 सेंटीमीटर का दूरी है। तो फर्स्ट केस में नहीं, यहां तक आने के लिए क्या किया होगा भाई, इसको इन्फिनिटी से पकड़ करके हम लोगों ने पहले 10 सेंटीमीटर पर लाया होगा ना भाई, समझ में आया बात को। इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ करके हम लोगों ने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ला के बैठाया होगा, ठीक है। और ये मान के चल रहे भाई कि 10 सेंटीमीटर क्या है, इस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, मतलब सीधी सी बात है, इन्फिनिटी तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई। तो 10 सेंटीमीटर तो क्या कि भाई ये जो Q2 चार्ज इसको हम लोगों ने इस वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया भाई ला करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के लिए भाई हम लोगों ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा ना भाई, समझना है बात को। तो फर्स्ट केस भाई मान लेते हैं पोजीशन ए था भाई इसका, कि इन्फिनिटी से उठा करके हम लोगों ने ए पॉइंट पे रख दिया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो भी वर्क डन किया होगा भाई मान लेते हैं W1 है, क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से दूसरा केस इमेजिन करता है, ठीक है भाई, दूसरा केस इमेजिन करता है भाई। फिर से हम लोग ये मान रहे हैं कि भाई अभी फिर से ये जो चार्ज है ये इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, और इस बार जो है भाई इसको इन्फिनिटी से उठा करके कहाँ पे लाना है, इस बी पॉइंट पे लाके रखना है भाई। और ये ए और बी के बीच में कितना गैपिंग है, तो भाई यहाँ पे जो है 4 सेंटीमीटर का गैपिंग है भाई, क्लियर हुआ, ये 4 सेंटीमीटर का गैपिंग है। मतलब पहले हम लोगों ने इसको उठा करके इन्फिनिटी से उठा करके ए पॉइंट पे रखा, मतलब दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर गैपिंग था भाई। अब सेकंड केस बोल रहे हैं कि भाई इसको इन्फिनिटी से उठा करके इस बार क्या कर रहे हैं, इस बी पॉइंट पे लाके रख रहे हैं भाई। बी पॉइंट कहना मतलब क्या, ए के कंपेयर में 4 सेंटीमीटर और आगे लेके जा रहे हैं भाई। तो अगर इसको यहाँ पे रखेंगे तो इन दोनों के बीच में कितना गैपिंग रहेगा, 6 सेंटीमीटर का गैपिंग रहेगा भाई, क्लियर हुआ। तो भाई मेरा कहना है, अब ध्यान दीजिएगा, मेरा कहना भाई, इसको पहले हम लोग हटाते हैं यहां से। मेरा कहना है कि भाई इन्फिनिटी से, ध्यान दीजिए, इसको फिर से बनाते हैं, इसको बड़ा बनाते हैं भाई थोड़ा। ये मेन चार्ज है Q1, ये भाई मान लेते हैं हम लोग का पॉइंट ए है, 10 सेंटीमीटर का दूरी है, और ये भाई मान लेते हैं हम लोग का यहां से लेके यहां तक पॉइंट बी है, क्लियर हो गया। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। तो भाई देखिए ध्यान समझिए, मेरा कहना है भाई कि इन्फिनिटी से भाई इन्फिनिटी से उठा करके पहले मैंने इस ए पॉइंट पे काम किया ना भाई, ए पॉइंट पे यहां पे लाके रखा भाई। तो यहां से लेके यहां तक कितना वर्क डन करना पड़ा, ये पूरा वर्क डन हुआ, मान लेते हैं वर्क डन मेरा W1 है भाई। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है, इन्फिनिटी से उठा करके इसको भाई बी पॉइंट पे लेके आना है, यानी यहां से लेके यहां तक वर्क डन किया भाई हम लोगों ने, मान लें W2 है भाई। तो मेरा कहना है कि भाई दोनों में से सबसे पहले बताइए कौन सा वर्क डन बड़ा होगा, W1 बड़ा होगा, W2 बड़ा होगा भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि बी पॉइंट इस मेन चार्ज के बहुत नजदीक है ना भाई। तो W2 मेरा बड़ा होगा, यहाँ पे ज्यादा वर्क डन किया होगा हम लोगों ने एज कम्पेयर टू W1। तो भाई इस बड़े में से ध्यान दीजिएगा, इस बड़े में से यानी W2 में से अगर हम लोग W1 घटा देते हैं तो भाई मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, ये नहीं निकल जाएगा। मान लेते हैं W3 है भाई, ये नहीं निकल जाएगा, बताइए। टोटल वर्क डन में से ये वाला वर्क डन घटा देंगे तो भाई ये वाला वर्क डन निकल जाएगा। तो आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा था कि भाई 10 सेंटीमीटर से, यानी पहले 10 सेंटीमीटर ए पॉइंट पे बैठा हुआ था भाई, अब ए पॉइंट से भाई आपको बी पॉइंट यानी 4 सेंटीमीटर आगे ले जाना है भाई, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से सोचना है भाई। तो हम लोग सबसे पहले W1 और W2 निकालते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को पता है भाई, लास्ट वाले सेशन में बात किया था ना, V बराबर होता है W/Q। तो भाई यहाँ से
W बराबर क्या आ जाएगा, और यहाँ पे ध्यान देना भाई, जब हम लोगों ने पोटेंशियल की बात की थी तो भाई यहाँ पे हमेशा जो चार्ज होता है कौन सा है भाई, पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन बताया था, बताइए। पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है कि भाई एक यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाने के लिए जो भी हम लोगों ने वर्क डन किया होगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है भाई। क्लियर हुआ, बताइए। फिर से समझिए भाई, मान लेते हैं मेरे पास ये एक मेन चार्ज है, तो भाई मान लेते हैं इस मेन चार्ज से ये एक पॉइंट P है भाई, ठीक है ना, और ये मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, और यहाँ पे इन्फिनिटी है भाई, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो भाई सबसे पहले इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर P पॉइंट पे लाके रख रहा हूँ भाई। तो अपने आप तो जाएगा नहीं भाई, क्योंकि टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है भाई, दोनों रिपेल करेंगे भाई, तो उसको धक्का देके लाना पड़ेगा। धक्का दे रहे हैं, धक्का देने के चलते यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं वर्क डन कर रहे हैं भाई, सही बात है, बोलिए। तो यहाँ पे लाने के लिए भाई मैंने वर्क डन किया है। अब हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में बात किया था कि भाई जो भी वर्क डन करते हैं वही आपका पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है भाई। भाई देखिए ना, ये अगर जमीन है यानी अर्थ है भाई, इस अर्थ पे बॉल रखा हुआ है, इसको उठा करके आप मान लेते हैं 10 मीटर के रैक पे कहीं पे रख देते हैं, तो भाई जो भी आपने वर्क डन किया वही तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको हम mgh बोलते हैं। तो वही चीज तो बोला भाई कि अगर ये इन्फिनिटी पे टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ था, इसको उठा करके भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस P पॉइंट पे रख दिया, तो भाई हम लोगों ने इस पे वर्क डन किया ना, और जो भी वर्क डन किया वही तो भाई पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, बताइए। और जो भी यानी जिस पॉइंट पे जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है भाई, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा हाई हो जाता है। क्लियर हुआ, बताइए। तो जो भी वर्क डन किया भाई उसके चलते पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी हो तो इसका मतलब क्या, इसके अंदर अपना खुद का पोटेंशियल होगा भाई, और ये पोटेंशियल था P बराबर W/Q, यानी एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जो भी हम लोग वर्क डन करते हैं वही आपका पोटेंशियल कहलाता है भाई। तो V बराबर W/Q, तो यहां से भाई W बराबर कितना आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल इनटू Q0। समझ में आया, ये वो चार्ज है जिसको आप उठा करके लेकर के आते हैं भाई, इन्फिनिटी से उठा करके लेके आते हैं। क्लियर हुआ भाई, बताइए। तो हम लोग को यहाँ पे वर्क डन निकालना ना भाई, पहले W2 और W1 और दोनों को घटा देंगे भाई, तो मुझे यहाँ का वर्क डन मिल जाएगा W3। तो भाई मेरा कहना है यहाँ पे W2 का फॉर्मूला क्या होगा, इस समय मिटा दे रहा हूँ भाई, अब इस समय मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझाना था समझा दिया मैंने। तो सबसे पहले W2 की बात करते हैं। W2 का मतलब क्या है भाई, अभी जस्ट पढ़ा ना, V बराबर W/Q, ठीक है। तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q0, ठीक है भाई। यानी सबसे पहले भाई मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा भाई कि B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। तो B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल का फार्मूला भी पढ़ा ना हम लोगों ने, मेन चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई E0, ये मान लेते पूरा हवा में रखा भाई, तो ER1 हो जाएगा और R। क्लियर हुआ, बताइए। तो यहाँ पे पोटेंशियल का फार्मूला डालते हैं, मेन चार्ज भाई ये Q1 है, Q1 लिख देता हूं मैं, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R। भाई देखिए तो इन्फिनिटी से यहाँ पे उठा के देख रहा ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल देता है, कितना दूरी पे है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर में मीटर में बदली भाई कितना हो जाएगा, 0.06। तो भाई ये हो गया मेरा पोटेंशियल, कहाँ का, इस मेन चार्ज से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, फिर ये B पॉइंट का पोटेंशियल है, इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे हम लोग कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं उठा करके, भाई Q0 नहीं है ना, यहाँ पे Q2 है, समझ में बात को, तो यहाँ पे Q2 कर देंगे भाई। क्लियर हो गया, बताइए। तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, ये हो जाएगा गुना Q2, ये आ गया W2 भाई, पोटेंशियल इनटू चार्ज कर दिया हम लोगों ने। इसी तरीके से W1 निकाल लेते हैं भाई। तो W1 क्या हो जाएगा बताइए, W1 मतलब इस A पॉइंट का भाई, यहां से लेके मेन चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूरी पे जो पॉइंट है ना, यहाँ पे कितना पोटेंशियल देखने को मिलेगा। सबसे पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा ना, पोटेंशियल इनटू चार्ज भाई। तो पोटेंशियल बताइए, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मेन चार्ज Q1 है डिवाइडेड बाय 4 पाई E0, और R कितना हो जाए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर बदली भाई, तो कितना हो जाए 0.1 इनटू आपका जो चार्ज उठा के ला रहे हैं भाई, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका Q2 भाई फार्मूला था ना, ये पोटेंशियल का फार्मूला डाल दिया यहाँ पे, ये पोटेंशियल हो गया भाई, और इनटू चार्ज, ये कौन सा चार्ज होता है जिसको आप उठा के ले आते हैं, अभी जस्ट समझाना भाई वोल्टेज का डेफिनेशन। Q0 का मतलब क्या है, ये वो चार्ज है जिसको आप इन्फिनिटी से पकड़ करके लेके आते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और जो भी आपने वर्क डन किया, ठीक है, उसी को पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आया, बोलिए। तो भाई ये हम लोगों ने निकाल लिया, ये W2 का वैल्यू, W1 का वैल्यू भाई। अब क्योंकि W2 मेरा बड़ा है भाई, W2 बड़ा है, W1 छोटा है, तो W2 में से W1 घटाएंगे, तो W2 माइनस W1 क्या दे देगा, W3 दे देगा। W3 क्या था भाई, W3 क्या था, A से B तक के लिए वर्क डन भाई।
तो देखिए दोनों को माइनस कीजिए भाई, कॉमन क्या है इसमें, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट, कॉमन है ना भाई, और अंदर क्या बचेगा 1/0.06 माइनस ये हो जाएगा आपका 1/0.1। Q1 Q2 का वैल्यू डाल देते हैं भाई, ये आ जाएगा आपका 16 गुना 10 का पावर माइनस 10 गुना 12 गुना 10 का पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय ये 1/4 पाई नोट का वैल्यू डाल देते हैं भाई डायरेक्ट, इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 9 गुना 10 का पावर 9। क्लियर हुआ, और यहाँ पे भाई 1/0.06 माइनस 1/0.1 कर दीजिए, आपका भाई आंसर आ जाएगा। ओके, कैलकुलेटर में एक बार डाल देते हैं, ऐसे भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई बुक में जो सॉल्यूशन दिया ना उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा भाई। आप जब तक सिस्टम के अंदर चल क्या रहा है ये नहीं समझिएगा तब तक कोई फायदा नहीं भाई पढ़ने का। क्लियर है, सबसे पहले भाई इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाए आपका 1 डिवाइडेड बाय 0.06 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1, ये आएगा 6.66 भाई, ठीक है 6.66। इसको मिटा करके यहाँ पे डाल देता हूँ 6.66 यानी 7 कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसका वैल्यू निकालते हैं भाई, तो हो जाएगा 9 गुना 10 का पावर 9 गुना 16 गुना 12 गुना 10 का पावर माइनस 20, क्योंकि बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा भाई, गुना 6.667। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। यह आएगा आपका 0.0000 1 मिनट 2 2 4 2 6, ठीक है 11521 ये आएगा भाई, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अपने किताब के आंसर से मैच करवाते हैं। कितना आ रहा है इसमें, देखिए यहाँ पे 11.52 × 10 टू पावर माइनस 8 है भाई, माइनस 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना भाई। तो ओवरऑल देखिए 10 का पावर माइनस 8 लाना ना, तो 10 का पावर 8 से गुना और 10 का पावर 8 से भाग कर देते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 10 का पावर 11 नीचे आ जाएगा। काट दीजिए, यहाँ पे कट जाएगा, तो 8 9 10 11, यानी 10 का पावर 3 बचेगा भाई। 10 का पावर 3 मतलब 1000, ये 1000 हो जाएगा। ये 10 का पावर 8 को ऊपर लेके जाइए भाई, तो ये 10 का पावर माइनस 8 हो जाएगा, और ये 1000 मतलब 3 डिजिट के बाद 1 2 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा भाई डेसिमल, ठीक है, यानी 11.521 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। इतना वर्क डन करना पड़ा। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है भाई, तो जूल डाल दीजिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं अब, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भाई कि आपके पास एक स्क्वायर दे रखा है और इसका साइड दे रखा है भाई, चारों साइड मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर दे रखा है भाई, ठीक है, और हर एक कोने पे आपके अलग अलग चार्ज बैठे हुए हैं भाई। यहाँ पे 0.01 माइक्रोकूलम माइनस 0.02, ठीक है भाई। अब आपको इस P पॉइंट पे भाई बताना है, क्या फाइंड आउट करना है भाई, फाइंड द पोटेंशियल बताना है भाई, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर भाई। तो भाई हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला था ना भाई, पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज। देखिए ये टॉपिक पढ़ा था ना, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज भाई। तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ज है ना भाई। देखिए ये पॉइंट P पे भाई आपको नेट पोटेंशियल बताना है, किसके चलते, Q2 के चलते कितना आएगा, इसके चलते कितना आएगा, इसके चलते कितना, तो सबका अलग अलग निकाल के सबको भाई सुपरपोजिशन है नहीं, सबको जोड़ देना भाई, सबको जोड़ देना, यही तो फार्मूला लगेगा यहाँ पे। क्लियर है। तो देखिए भाई सबसे पहले हम लोग को ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ से लेके आते ये डिस्टेंस कितना है, और फिर यहाँ से लेके आते डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके आते डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके आता, क्योंकि भाई ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में दोनों डायगोनल बराबर होते हैं भाई, तो ये बीच में सेंटर है, इसका मतलब क्या है, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, यानी सिर्फ A और P, यानी A और P का डिस्टेंस अगर निकाल लेते हैं तो भाई यही क्या हो जाएगा, BP के बराबर होगा, यही आपका CP के बराबर होगा, यही आपका DP के बराबर होगा भाई, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आते हैं न्यू पेज में। हम लोग को पता है भाई आपका स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड्स बराबर होते हैं ना भाई, तो ये A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। तो भाई अगर ये डायगोनल मिलाते हैं तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल बना के नहीं बना, बताइए, ठीक है।
ये पता तो इसका हाइपोटेनस नहीं निकल जाएगा, बताइए। तो h बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भाई, ठीक है, ये दोनों का सम है ना, तो ये हो जाएगा रूट 2a स्क्वायर। तो भाई a बाहर आ जाएगा, यानी रूट 2a होता है भाई, ठीक है, रूट 2a ये होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब ये डायगोनल बन जाएगा भाई, क्लियर हुआ। तो अगर हम लोग को ये पूरा लेंथ पता है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, इसको आधा कर देते हैं, यानी रूट 2a बटा 2 कर देते हैं। तो भाई रूट 2a को वैसे रहने देते हैं, 2 को हम लोग रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं भाई। तो ये कट जाएगा भाई, ओवरऑल क्या आएगा, a बटा रूट 2 आएगा भाई, क्लियर हुआ। यानी ये पूरा आधा डिस्टेंस जो है ना कितना हो जाएगा, a बाई रूट 2 हो जाएगा भाई, ठीक है। तब देखिए यही तो किया इसने, हम लोग अब वैल्यू डालते हैं ना भाई डायरेक्ट, कितना था आपका a बाई रूट 2, a बाई रूट 2 है ना भाई, a जहाँ पे साइड है भाई, यानी 1 बाई रूट 2 कर दीजिए। 1 बाई रूट 2 का मतलब कितना होता है 0.707 भाई, तो निकाला इसने, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है आपका 0.707 मीटर का है। अब हम लोग सबसे पहले एक एक करके पोटेंशियल निकालते हैं भाई, इसके चलते यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा। तो भाई यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए भाई, क्या हो जाएगा, मेन चार्ज 0.01 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1/4 पाई नोट का वैल्यू कितना होता है, 9 गुना 10⁻9 होता है भाई, और डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस, यानी 0.707, क्लियर हुआ। उसी तरीके से इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे भाई। तो इनमें क्या क्या कॉमन आएगा, 1/4 पाई नोट, यानी 9 गुना 10⁻9 ये कॉमन होगा ना भाई, समझ में बात को, ये कॉमन हो जाएगा। देखिए कॉमन ले लिया, और यहाँ पे चार्ज बटा इतना, चार्ज बटा डिस्टेंस, चार्ज बटा डिस्टेंस, चार्ज बटा डिस्टेंस भाई, क्लियर हो रहा है, बताइए। डिस्टेंस उस समय कॉमन होगा ना, तो ये भी कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे चार्ज का वैल्यू हम लोग डाल दिया भाई। तो ओवरऑल सॉल्व किए भाई, इतना आ जाएगा। ये मेरा नेट पोटेंशियल है भाई, ठीक है, चारों कोनों पे जो चार्ज रखा हुआ था उसके कारण। अब आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है अ हॉलो स्फीयर इज चार्ज टू 12 माइक्रोकूलम, ठीक है भाई, यानी हम लोगों ने भाई 12 माइक्रोकूलम तक चार्ज कर दिया है। फाइंड द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस, सरफेस पे बताना भाई, इनसाइड द स्फीयर बताना है, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर फ्रॉम द सरफेस भाई। तो तीनों केस आपको बताना भाई। तो सबसे पहले एट सरफेस की बात करते हैं। तो भाई हॉलो स्फीयर है ना, तो हॉलो स्फीयर का मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन कुछ रेडियस होगा भाई, सही बात है। तो रेडियस दे रखा है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 0.1 मीटर भाई। देखिए लास्ट लाइन पढ़िए क्वेश्चन का। तो सबसे पहले सरफेस की बात करते हैं। सरफेस मतलब भाई यहाँ पे डिस्टेंस लेके चलना पड़ेगा ना। तो चार्ज था भाई मेरा यहाँ पे देखिए 12 कूलम भाई, देखिए ना चार्ज है 12, मतलब भाई 12 गुना 10⁻6 कूलम, डिस्टेंस r के बराबर, यानी 0.1 मीटर हो जाए। वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू होता है भाई सरफेस का, q की जगह ये 1/4 पाई नोट का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे। चार्ज मेरा 12 माइक्रोकूलम था, और डिस्टेंस यहाँ पे देखिए 0.1 डाल दिया, इतना आ गया भाई, सरफेस पे हो गया ये। अब दूसरा पूछा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर, तो भाई यहाँ से और 0.3 मीटर दिखा देते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है P भाई, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाए 0.1, और ये बाहर का 0.3, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 0.4 हो जाएगा। देखिए चार्ज मेरा वही रहेगा, 1/4 पाई का वैल्यू डाल दिया भाई, है ना, यहाँ पे डिस्टेंस 0.4 कर दिया, ये आ गया भाई, ठीक है ना। यानी स्फीयर से 0.3 मीटर की दूरी पे कितना पोटेंशियल आएगा, इतना पोटेंशियल आएगा। और लास्ट वाले सेशन में बताया था भाई, चार्ज से जितना दूर जाए उतना पोटेंशियल घटता है भाई। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है भाई, ये बोला ना इनसाइड द स्फीयर भाई। तो इनसाइड द स्फीयर का मतलब क्या होता है भाई, पोटेंशियल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल पूछा है। तो भाई पोटेंशियल क्या है, अंदर में तो भाई नेट पोटेंशियल कोई चेंज ही नहीं होता ना भाई, चेंज इन पोटेंशियल 0 है। इसका मतलब क्या, जो सरफेस पे होगा वही आपका अंदर में भी रहता है भाई। तो ये लिखा है ना, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज सेम एज द सरफेस भाई। तो सरफेस का ऑलरेडी निकाल दिया था हम लोगों ने, तो अंदर में भी सेम ही रहेगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है इफ 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम अ प्लेस where the potential is -10 volt to another place where potential is V, calculate the value of V भाई। देखिए ये क्या बोल रहा है भाई, हम लोग के पास मान लेते हैं एक चार्ज है, तो चार्ज है तो सीधी सी बात इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई। इस तरीके दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और बड़ा बनाते हैं भाई, ठीक है। इस तरीके मेरे पास चार्ज है। अब बोलता है
बोलता है 300 जूल का हम लोग को वर्क डन करना पड़ रहा है। क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं वर्क डन? तो बोलता है कैरिंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। सबसे पहले भाई देखिए नेगेटिव पोटेंशियल क्या मतलब, तो अभी तक भाई हम लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव पोटेंशियल की बात की ना भाई, नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है इस पर थोड़ा सा बात करते हैं भाई, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन भाई, ठीक है ना, 2 ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से पेंडिंग, इसके बाद आपका क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सही, यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया। तो भाई पहले बात करते हैं कि भाई पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है और नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है भाई, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट वाले सेशन में भाई मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था ना भाई। तो शुरू से हम लोग आते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि भाई कोई भी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखते हैं, तो जो भी आपने वर्क डन किया होगा भाई वही आपका वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, या फिर जो भी जितना वर्क डन कीजिएगा आप कहिएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पे उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसने लास्ट में बोला भाई द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, भाई पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है भाई, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ चार्ज। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकता है, फिर नेगेटिव होने का क्या मीनिंग निकलता है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो उसका क्या मीनिंग निकलता है भाई। सबसे पहले हम लोगों ने जो लास्ट वाले सेशन बात किया था, यहाँ पे हम लोगों ने जो मेन चार्ज लिया था भाई प्लस चार्ज लिया था ना। क्लियर हुआ? तो भाई ये मान लेते हैं मेरा मेन चार्ज है और इन्फिनिटी से भाई एक टेस्ट चार्ज को उठा करके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं भाई, तो सीधी सी बात है टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी फील्ड के अगेंस्ट, भाई फील्ड इस डायरेक्शन, भाई सोचिए ना फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है, फील्ड इस चार्ज को किधर धकेल रहा है, बाहर फेंक रहा है ना भाई, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके अपोजिट हम लोग वर्क डन कर रहे हैं भाई। तो जब भी हम लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं भाई, जब भी हम लोग फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है ना वो पॉजिटिव होता है भाई, यानी इसको इन्फिनिटी से उठा करके भाई इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो भाई यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो मतलब जो भी हम लोगों ने वर्क डन किया ना भाई, जो भी वर्क डन किया वही क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी बनेगा भाई। क्लियर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहाँ पे पॉजिटिव मान के चल रहे हैं भाई। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं भाई नेगेटिव पोटेंशियल का क्या मतलब है। तो नेगेटिव पोटेंशियल के लिए भाई यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल ले रहे हैं रियल लाइफ का भाई, ठीक है, इधर रियल लाइफ का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो भाई मान लेते हैं हम लोग का ये अर्थ है, तो ध्यान दीजिए भाई अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ जो है हर एक चीज को भाई अपने पास खींच के रखता है भाई, क्योंकि इसके पास अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड होने के कारण क्या है, सबको पुलिंग फोर्स यानी खींचता है भाई। तो अगर आप धरती पे खड़े हैं इसका मतलब क्यों, क्योंकि भाई ग्रेविटी आपको खींच के रखा हुआ है, समझ में आपको। इसका मतलब हुआ कि भाई जब सिस्टम ही खुद से काम करे, ध्यान दीजिएगा भाई अर्थ मेरा यहाँ पे सिस्टम है या फिर कहीं नेचर है भाई। क्लियर हुआ? इस पूरे अर्थ को मैं यहाँ पे सिस्टम बोल रहा हूं भाई। तो जब सिस्टम अपने आप एक तरीके से काम करता है भाई ये खुद खींच रहा ना हर एक चीज को, धरती पे जो भी चीज है भाई वो खींच के रखा हुआ ना, पकड़ के रखा हुआ भाई। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या, सिस्टम ही एक तरीके से वर्क कर रहा है भाई। देखिए जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग चार्ज को पलट देते हैं भाई, ये पॉजिटिव चार्ज लिया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं भाई, तो जैसे हम लोग नेगेटिव चार्ज लेंगे ना तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तरफ आएगा भाई। और अगर आप कहीं पे भी टेस्ट चार्ज रखते हैं तो भाई क्या करेगा, ये इसको खींच लेगा भाई, तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ये, समझ में आया। बस ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। मतलब क्या है कि भाई इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स के चलते डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस पे वर्क डन हुआ ना, तो सिस्टम ही अपने आप वर्क डन कर रहा है ना भाई। आप यहाँ पे बाहर से कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं कर रहे हैं ना। क्लियर हो रहा है? बताइए। तो जब सिस्टम ही वर्क डन करना स्टार्ट कर दे भाई, या फिर कहिए आपको जब कोई काम ना करना पड़े, ठीक है, फिर कहिए सिस्टम जहां पे अपने आप वर्क करता है भाई, तो यहां पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं भाई। क्लियर हुआ? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होता है। क्लियर हो गया? बताइए। और वही जब आप सिस्टम के अगेंस्ट काम करते हैं, देखिए ना सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम इसको रिपेल कर रहा है, बाहर फेंक रहा है भाई, लेकिन आपने क्या किया, इसको इन्फिनिटी से पकड़ कर भाई सिस्टम के अंदर ले आया है ना भाई। तो जब सिस्टम के यानी फील्ड के अगेंस्ट काम करते हैं, फील्ड के अगेंस्ट, भाई फील्ड क्या है भाई, फील्ड का डायरेक्शन निकालना सिखाता ना, फील्ड का डायरेक्शन बाहर तरफ क्यों है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो ये टेस्ट चार्ज को बाहर तरफ धकेल रहा है, तो जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज को धकेला जाता है भाई उसी डायरेक्शन में हम लोग फील्ड दिखाते हैं। क्लियर हुआ? तो हम लोग फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, फील्ड तो उसको बाहर तरफ धकेल रहा है भाई,
समझ में आया। लेकिन हम लोग फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो जहां पे फील्ड के अगेंस्ट काम करते हैं वहां पे भाई जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। क्लियर हो गया। और जहां पे फील्ड खुद काम करे भाई, फील्ड खुद काम करे, अब देखिए ना यहाँ पे भाई, यहाँ पे हम लोग का जो फोर्स लग रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कौन लगा रहा है बताइए? ये फील्ड ही तो लगा रहा है, फील्ड ही तो इसको खींच रहा है भाई अपने तरफ, क्योंकि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में दिखाया हम लोगों ने। क्लियर हुआ। तो फील्ड जब भाई अपने आप काम करता है तो भाई वहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव मानते हैं, और अगर हम लोग फील्ड के अगेंस्ट कहीं पे भी वर्क डन कर रहे हैं भाई, तो वहां पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं भाई। क्लियर हो गया। बताइए, तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो भाई हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी की बात की, भाई पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल भाई, कि पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल क्या है भाई, और नेगेटिव पोटेंशियल क्या है। देखिए भाई, हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेके चल रहे हैं भाई, मान लेते हैं मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भाई नेगेटिव चार्ज है, सही बात है। तो भाई यहाँ से फील्ड निकलेगा और इसमें एंटर करेगा भाई, यहाँ से निकल रहा है इसमें एंटर कर रहा है भाई, सही बात है। यहाँ से निकलेगा इसमें एंटर करेगा, यहाँ से निकलेगा इसमें एंटर करेगा, ध्यान दीजिए आप। क्लियर हुआ। तो भाई मेरा कहना है भाई कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मान लेते Q है भाई, Q1 मान लेते हैं, सब Q2 मान लेते हैं। तो मेरा कहना भाई कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का कुछ दूरी तक, ध्यान दीजिएगा, कुछ दूरी तक क्या रहेगा, अपना इन्फ्लुएंस रहेगा भाई। यानी अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं भाई, और अगर आप टेस्ट चार्ज फील्ड के अगेंस्ट मतलब इस डायरेक्शन में लेकर के आते हैं भाई, समझ में आपको, तो रिपल्सिव फोर्स महसूस करेगा ना, बाहर तक धकेलेगा भाई। यानी हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं भाई कि इतने दूरी तक, भाई मान लेते हैं आप 50% कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं भाई कि इतने दूरी तक भाई, इतने दूरी तक इस वाले रीजन में पूरा का पूरा पॉजिटिव पोटेंशियल है भाई, ठीक है। और इतने दूरी पे पॉजिटिव पोटेंशियल कहना मतलब इधर जो पोटेंशियल एनर्जी भाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, और इतने वाले दूरी में भाई, इतने की भाई इधर कोई भी टेस्ट चार्ज रखिएगा, टेस्ट चार्ज को खींच लेगा ना भाई, अपने तरफ खींच लेगा, नहीं सिस्टम खुद वर्क कर रहा है भाई। क्लियर हुआ। तो इस वाले हिस्से में भाई हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई इधर जो है हम लोग का नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर हुआ। तो जो बीच में जो हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर लाइन दिखाया ना भाई, ये क्या कहलाएगा, MNA कहलाएगा। जैसे हम लोग मशीन में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं ना भाई, तो उसी तरीके से ये वो एक्सिस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है भाई। यानी यहाँ पे ना ही पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को मिलेगा और ना ही नेगेटिव, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल जोन है भाई। क्लियर हुआ। तो ध्यान देना है कि भाई जब भी हम लोग डाइपोल दिखाते हैं तो भाई इसका बीचों बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे भाई आपका नेट पोटेंशियल जीरो होता है भाई। अब पोटेंशियल ही जीरो है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। बताइए, तो अब ध्यान दीजिए भाई, जब हम लोगों ने भाई इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को पकड़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर धकेल रहा ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम लोग जब काम कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, सो बोल रहा हूं पॉजिटिव पोटेंशियल है, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है। तो इस पॉजिटिव पोटेंशियल चलते यहाँ पे जो भी पोटेंशियल दिखाएंगे उसको हम लोग पॉजिटिव में पोटेंशियल बोलते हैं भाई। यानी यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा, यहाँ का किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का, हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव होगा भाई। वही यहाँ पे देख लीजिए इन्फिनिटी से भाई हम लोग अगर कोई टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं, या फिर भाई टेस्ट चार्ज तो खींच लेगा ना, खुद खींच लेगा, यानी सिस्टम खुद से वर्क कर रहा है भाई। तो इसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भाई आपका जो पोटेंशियल देखने को मिलेगा उसको हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं भाई। क्लियर हुआ। और अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो भाई यहाँ पे बीचों बीच में एक ऐसा एक्सिस बनता है जहाँ पे आपका नेट पोटेंशियल, ना ही यहाँ पे पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, यहाँ पे न्यूट्रल जोन होता है भाई। यानी यहाँ पे नेट पोटेंशियल जीरो होगा, या फिर भाई पोटेंशियल एनर्जी हो जीरो हो जाता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे भाई, क्वेश्चन पे आता है। देखिए क्वेश्चन ये ना कि भाई हम लोग को 3 कूलम का चार्ज जो है लिखा ना, 300 जूल of work is done in carrying a charge of 3 coulomb from a place where a potential is -10 volt to another place where potential is V। मतलब हम लोग ये 3 कूलम चार्ज को नेगेटिव पोटेंशियल कितना है वैल्यू भाई, -10 वोल्ट, तो -10 वोल्ट से इसको उठा करके कहां लेके जाना चाहते हैं,
V पोटेंशियल पे लेके जाना चाहते हैं। V कुछ भी हो सकता है भाई, पॉजिटिव पोटेंशियल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। V पोटेंशियल पे ले जा रहे हैं तो भाई -10 पोटेंशियल से V पोटेंशियल पे ले जाने के लिए भाई जो भी हम लोग वर्क डन कर रहे हैं कितना है, 300 जूल का काम कर रहे हैं भाई। क्लियर हुआ। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V भाई। तो सबसे पहले आते हैं भाई पोटेंशियल डिफरेंस, जो लास्ट वाले सेशन में पढ़ा था ना भाई, इसको थोड़ा रिवीजन करते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट वाले सेशन में क्या सीखा था हम लोगों ने। भाई देखिए यही तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भाई। ये मेरा मेन चार्ज है, ये मेन चार्ज है भाई। और हम लोगों ने बात किया था कि भाई जो पोटेंशियल होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस पे भाई, क्योंकि ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है, मेन चार्ज से कम दूरी पे है ना भाई। और भाई बी पॉइंट की बात करें भाई तो ये बी पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है भाई, यानी ये जो V1 होगा यहाँ का पोटेंशियल कम होगा एज कम्पेयर टू V2 भाई, यानी V2 मेरा बड़ा है एज कम्पेयर टू V1 भाई। समझ में आया। ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आपने चार्ज रख दिया भाई, टेस्ट चार्ज रख दिया। अब टेस्ट चार्ज को इस B पॉइंट से A पॉइंट पे ले जाना है भाई, तो सीधी जी बात है, ये मेन चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव भाई, तो अपने आप तो जाएगा नहीं भाई, अपने आप ये B पॉइंट से A पॉइंट आएगा नहीं भाई, इसको पकड़ करके उठा के लेके आना पड़ेगा भाई। और पकड़ करके उठा के लेके आ रहे हैं, मतलब आपको वर्क डन करना पड़ेगा भाई। तो अपने क्वेश्चन में यही तो जिक्र कर रहा है भाई, यही तो जिक्र कर रहा है कि भाई मेरा जो 3 कूलाम का चार्ज है, 3 कूलाम का चार्ज है, वो कहाँ रखा होता है, -10 वोल्ट पे रखा होता है भाई। मान लेते लोअर पोटेंशियल है भाई, ठीक है, ये लोअर पोटेंशियल है हम लोग का। क्लियर हुआ। लोअर पोटेंशियल है भाई, यहां पे रखा है 3 कूलाम। अब इसको भाई V पोटेंशियल, अब सीधी सी बात है, V पोटेंशियल क्या होगा, इसके कंपेयर में हायर होगा, तभी तो भाई इसको पकड़ के यहां पे ले आने के लिए भाई काम करना पड़ रहा मुझे 300 जूल का। समझ में आ रहा है। तो उसको उठा करके भाई -10 वोल्ट वाले पोटेंशियल से V वोल्ट वाले पोटेंशियल पे लाने के लिए आपको कितना काम करना पड़ा, 300 जूल का काम करना पड़ा भाई। तो ये पोटेंशियल यानी जो V पोटेंशियल कितना है, ये इसका मैग्नीट्यूड बताना आपको। क्वेश्चन समझ में आया, बोलिए। आते हैं क्वेश्चन पे भाई, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप प्रोसेस नहीं कीजिए भाई दिमाग में, तब तो भाई बनेगा कैसे, सोचने वाली बात है ना। तो हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है भाई कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि भाई पहले ये एक लोअर पोटेंशियल पे रखा हुआ था, हिमालय पॉइंट ए है भाई, यहाँ पे रखा हुआ था, और इसको उठा करके हम लोग हायर पोटेंशियल पे लेके जा रहे हैं। अब ये हायर पोटेंशियल वैल्यू बताना ना, V का मान बताना है भाई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए भाई आपको कितना 300 जूल का काम करना पड़ रहा है। क्लियर हो गया, बताइए। तो ये पॉइंट लिख रहा हूँ, ये हायर पोटेंशियल है तभी तो काम करना पड़ रहा है, और ये लोअर पोटेंशियल है भाई, लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो हम लोग को पता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला होता है हायर माइनस लोअर भाई। तो हायर पोटेंशियल V है, V माइनस लोअर पोटेंशियल कितना है, -10 वोल्ट भाई। क्लियर हुआ। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यही तो है। तो वोल्टेज में से वोल्टेज हाई तो और वोल्टेज तो बचेगा, और वोल्टेज बराबर क्या था, W/Q था भाई, W/Q। समझ में आया भाई। V बराबर W/Q। ये Q जो होता है कौन सा चार्ज होता है, ये वो चार्ज होता है जिसको उठा के लेकर के आते हैं भाई, पकड़ करके लेके आना होता है। यानी यहाँ पे हम लोग ये Q जो है 3 कूलाम की बात हो रही है। समझ में आया। तो V माइनस प्लस हो जाएगा भाई, इधर W भाई हम लोग पता है 300 जूल करना पड़ रहा है, और Q यहाँ पे दे रखा है 3 कूलाम भाई, तो यहाँ से V नहीं निकल जाएगा, बताइए। V नहीं निकल जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको। V बराबर कितना हो जाएगा, 300/3 -10 भाई। तो यही तो क्या है, V -10 = 300/3 भाई, यही तो किया हम लोगों ने। सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा भाई 90 वोल्ट। क्लियर हो गया। एलसीएम ले लीजिए भाई, ये हो जाएगा 300 - 30/3 भाई, कितना आ जाएगा 270/3, तो 3 आ जाए 90 वोल्ट है भाई। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन समझ में आया भाई, पहले -10 वोल्ट पे रखा होता, -10 वोल्ट मतलब भाई लोअर पोटेंशियल है, और कहाँ 90 वोल्ट भाई, है ना, ये हायर पोटेंशियल, इसलिए हम लोग को 300 जूल का यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है भाई द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। भाई देखिए हम लोगों ने ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए, दोनों का सेम मतलब है भाई, ठीक है। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है भाई, तब तक आप इंटेंसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि भाई फील्ड के अंदर यहां तक भाई मान लेते हैं फील्ड बना हुआ है,
ये पूरा ये दायरा जो है इसका फील्ड है भाई। तो फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट का भाई कितना ताकत है, यानी इस पॉइंट पे कितना फील्ड ताकतवर है भाई, इस पॉइंट पे कितना ताकतवर है, इस पॉइंट पे कितना ताकतवर है, समझना बात को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए फिर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए, दोनों का सेम मतलब होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं भाई, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं भाई, टेस्ट चार्ज पे ये कितना ताकत से बाहर तक धकेलता है ना भाई, जितना ताकत से धकेलेगा यानी जितना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स महसूस होगा आपका ये उस पॉइंट का, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई, समझना बात को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं भाई, किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। और फोर्स का फार्मूला क्या था, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट ई आर आर स्क्वायर भाई, यही तो फार्मूला था। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था भाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये क्या है, इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है न्यूटन पर कूलम भाई, यानी फोर्स अपॉन चार्ज भाई, यानी एक यूनिट चार्ज को, ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट चार्ज को भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से, एक यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से ये कितना फोर्स महसूस करता है भाई। तो इसका यही तो मतलब हुआ कि भाई एक यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए भाई कितना न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स महसूस कर रहा है भाई, कितना फोर्स महसूस कर रहा है उसे तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो भाई एक तो ये फार्मूला हो गया, ये पहला फार्मूला, ये हो गया दूसरा फार्मूला न्यूटन पर कूलम। और एक और होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये होता है वोल्ट पर मीटर। जब आप रियल लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक बनाते हैं ना भाई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो भाई यहाँ पे हम लोग वोल्ट अप्लाई करते हैं ना, ठीक है। तो जितना ताकतवर होगा वोल्टेज उतना ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के भाई इसमें जमा करेगा। क्लियर हो रहा है, बताइए। तो जितना ज़्यादा ताकतवर वोल्टेज उतना ज़्यादा यहाँ से चार्ज निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई, इसमें जमा होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा, और जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन भाई उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शन होता है वोल्टेज के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ये दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई, और दोनों को जब मर्ज करते हैं तो ये आता है E बराबर V बाई डी भाई। क्लियर हो गया, यानी वोल्ट पर मीटर। तो भाई तीन फार्मूला होता है, एक ये और एक ये। क्लियर हो गया, बताइए। तो आपके क्वेश्चन में भाई यहाँ पे जो फार्मूला यूज किया है ये कौन सा यूज किया, ये वाला यूज किया है। ध्यान दीजिए, पढ़िए, लिखा है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 30 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब हम लोग टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, यानी एक यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, तो भाई इस पर कितना रिपल्सिव फोर्स महसूस हो रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स महसूस करता है भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, आगे बढ़ता है। एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दे रखा है उस पॉइंट का 15 जूल पर कूलम। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, V बराबर W बाई क्यू। यूनिट देखिए भाई, यूनिट से डरना नहीं है भाई, V बराबर W बाई क्यू होता है, W का होता है जूल और कूलम Q का होता है कूलम भाई, यही तो लिखा है, जूल पर कूलम। कोई दिक्कत है। अब आपसे पूछा क्या, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। भाई आपसे पूछ दिया कि ये जो यानी जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा है भाई, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के चलते ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, समझ में आया। तो भाई ये जो मेन चार्ज है इससे ये डिस्टेंस कितना दूरी पे है, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना भाई, ये डिस्टेंस कितना पे है। यानी यहाँ पे जब हम लोग टेस्ट चार्ज रखा भाई, तो टेस्ट चार्ज पे कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स महसूस हो रहा है इसको। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना दे रखा है भाई, वही तो दे रहा है, इंटेंसिटी दे रखा था, और क्या दे रखा था भाई, इस पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है भाई, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी दे रखा है कि भाई कितना है, 15 जूल पर कूलम भाई। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ दिया भाई कि ये मेन चार्ज से कितना दूरी पे ये पॉइंट है, ये बताना भाई, डिस्टेंस बताना है आपको। क्लियर हो गया। अब सर सॉल्यूशन देखिए भाई, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे चार्ज का कोई जिक्र नहीं किया ना भाई कि कितने कूलम का चार्ज है, ये नहीं दिया भाई। तो सबसे पहले इसने बोल दिया सपोज Q कूलम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड जो डिस्टेंस है भाई वो R मान लिया। ठीक है, तो इसको Q कूलम मान लिया भाई, ये Q कूलम है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है भाई इसको हम लोगों ने यहाँ पे R मान लिया भाई, ये डिस्टेंस R है, मतलब मेन चार्ज से R मीटर की दूरी पे वो पॉइंट है। अब हम लोग को पता है कि भाई सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है भाई, Q1 यानी मेन चार्ज इनटू टेस्ट चार्ज। भाई टेस्ट चार्ज तो 1 होता है ना, इसलिए यहाँ पे 1 बार बार लिखता नहीं है भाई, समझ में आया। टेस्ट चार्ज हमेशा 1 कूलम का होता है, इसलिए सिर्फ मेन चार्ज लिखा भाई। तो मेन चार्ज को मैंने Q मान रखा ना पहले से ही, तो Q1 इंटू Q2 यानी 1 कूलम भाई, और मेन चार्ज Q माना, Q लिख देते हैं, Q इंटू दूसरा चार्ज 1 कूलम यानी टेस्ट चार्ज था भाई, 4 पाई ई नॉट ई आर आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था, 1/4 पाई ई नॉट, और ये मान लेते भाई हवा में कहीं पे ई आर लिया नहीं भाई, ये लिया नहीं, 1 मान लिया यहाँ पे। तो इसका वैल्यू भाई क्या आ जाएगा, के आएगा ना भाई, 9 गुना 10 का पावर 9 होता है ना भाई, इसको के मान लिया है, तो के गुना जो चार्ज है वो और जो डिस्टेंस है भाई, इसका वैल्यू मेरा दे रखा था, ये दे रखा भाई। समझ में आया बात को, बोलिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ये हम लोगों ने समझ लिया भाई। अब ये पोटेंशियल में भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट, ई आर तो लिया नहीं भाई, R1 ले रखा हम लोगों ने, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस होता है भाई। क्लियर हुआ भाई? पोटेंशियल जब निकालते ना V बराबर W बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, तो यहाँ पे W में Q आता है, Q नॉट कट जाता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्ज बचता भाई। लास्ट वाला सेशन आप रिवीजन कीजिए, ऊपर अगर आपने लेक्चर देखा भाई, नोट्स नहीं बनाया यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, पहले बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि ये सारे के सारे भाई कॉन्सेप्चुअल हैं, और एक बार पहली बार आप पढ़ रहे हैं भाई, तो पहली बार में तो और आपको भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा लैग कीजिएगा आप, टाइम देना पड़ेगा आपको, समझ में आया? 3 महीना 4 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं भाई, नहीं सीख पाइएगा आप। पेशेंस चाहिए भाई, ठीक है भाई? तो पोटेंशियल का फार्मूला इतने के बराबर होता है, सही बात है। आप देखिए यहाँ पे 4 पाई ई नॉट भाई, 4 पाई ई नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 गुना 10/9 है ना, तो इसका भाई यहाँ पे वैल्यू फिर से k लिख दिया है, देखिए यहाँ पे k और यहाँ पे q, और यहाँ पे भाई सिर्फ r होता है, तो भाई ये डिस्टेंस हम लोगों ने r मान रखा था ना, यहाँ पे r डाल दिया, इसका मान दे रखा था 15 भाई। क्लियर हुआ? ध्यान देना, यहाँ पे जो k है वही k यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे 1/4 पाई था, यहाँ पे 1/4 पाई ई नॉट था। क्लियर हो गया? बताइए। अब हम लोग यहाँ पे ये सब फालतू चीज मिटाते भाई। अब देखिए भाई, ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन। अब दोनों में देखिए तो KQ बराबर है ना भाई, तो KQ बराबर KQ कर लेते हैं। यहाँ से KQ का मान कितना आ जाएगा? 30 गुना r², यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 इंटू r, एक r से एक r खत्म हो जाए भाई, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 15/30, यानी आ जाएगा 1/2। 1/2 कहना मतलब 0.5 मीटर भाई, यानी ये आधे मीटर का गैपिंग है भाई। समझ में आया? समझ में आया बात को? तो सबसे पहले पूछा था कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट भाई, निकाल लिया। और क्या पूछा? एक मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज भाई, ये जो Q है ना, ये Q, इसका कितना मैग्नीट्यूड है ये बताना भाई। तो यहाँ पे भाई फॉर्मूला में डाल दिए ना, किसी एक में डाल दीजिए, KQ डिवाइडेड बाय r² का मान 30 है, K का वैल्यू भाई मुझे पता है 9 गुना 10/9 होता है, Q मुझे निकालना है, R का भाई अभी जस्ट निकाल लिया 0.5 का स्क्वायर इक्वल टू 30। तो भाई यहाँ से Q का मान नहीं निकल जाएगा, बोलिए समझ में आया बात को? निकाल लेना भाई, आ जाएगा Q का मान, यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व कर दे। ठीक है, इसने कौन सा वैल्यू उठाया भाई? जो भी है, जो भी वैल्यू उठाया भाई, ये वाला वैल्यू उठाया मेरे ख्याल से, ठीक है ना भाई? R का मान है 0.5 पुट किए ना, तो इधर कितना आ जाएगा? K इंटू Q इक्वल टू 15 गुना 0.5, 10 हो जाएगा, 5 to 10 ये 7.5 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। K इक्वल टू 7.5, तो भाई Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू 7.5 डिवाइड K का मान यहाँ पे इतना आ गया भाई, इतना। क्लियर हुआ? बताइए। अब एक सवाल है भाई, बहुत सारे लोगों को इसमें भी डाउट होता है यार, देखिए ये डाउट क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है फिर नेगेटिव चार्ज है। भाई बहुत सारे लोग ये पावर देख लेते हैं भाई, -9 भाई, ये जो -9 है मैग्नीट्यूड को बता रहा है भाई कि बहुत छोटा चार्ज है। समझ में बात को? चार्ज पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, ये आगे देखना होता है, आगे कुछ नहीं तो प्लस छुपा है ना भाई, ये नहीं पॉजिटिव चार्ज है। ये ऊपर में पावर जो है मैग्नीट्यूड को बता रहा है भाई कि ये नैनो कूलम है। 10⁻9 को भाई नैनो बोलते हैं ना, नैनो मतलब बहुत छोटा चार्ज है भाई। अगर आगे माइनस आता ना भाई, तब बोलते हैं ये नेगेटिव चार्ज है हम लोग का। क्लियर हुआ? अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए बोलते हैं 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है भाई, 2 पॉइंट चार्ज दे रखा है, 4 माइक्रोकूलम और -6 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 भाई। जस्ट बताया मैंने आपको भाई कि भाई यहाँ पे एक +4 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है और दूसरा चार्ज भाई 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ये माइनस चार्ज है भाई, -6 माइक्रोकूलम का। अब ध्यान दिए, दोनों चार्ज बराबर नहीं है ना भाई, दोनों चार्ज बराबर नहीं, तो भाई इसका, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, वो पॉइंट बताइए जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाए। तो भाई अगर ये दोनों चार्ज बराबर होते ना, ये आपका +4 माइक्रोकूलम का और ये -4 माइक्रोकूलम का, तो बिल्कुल सेंटर पे इसका आता नेट पोटेंशियल 0। लेकिन भाई ये बड़ा चार्ज है, छोटा चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इन्फ्लुएंस होगा ना, ये ज़्यादा दूर तक होगा भाई, ज़्यादा दूर तक होगा। मान लेते भाई यहाँ तक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा भाई इधर, और इतने दूर में भाई आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है। भाई ये चार्ज ज़्यादा ताकतवर है ना भाई, तो इसका पोटेंशियल मतलब इसका इफेक्ट जो है ज़्यादा दूर तक रहेगा। क्लियर हो रहा है? बताइए। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन में ये देखिए, तो यहाँ पे दिखाया ना कि भाई एक 4 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज है और एक आपका -6 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज है। तो इसने मान लिया भाई कि C पॉइंट पे, ये जो C पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है भाई। तो अब ध्यान से देखिए, ये बीच में नहीं लिया ना, मिड पॉइंट नहीं इधर लिया है। क्यों भाई? क्योंकि इसका जो ताकत होगा ना, ज्यादा दूर तक होगा। क्लियर हुआ? अब इसने बोल दिया भाई कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो d1 है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है d2 है भाई। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन समझ में आया भाई? आपसे पूछना एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो भाई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहना मतलब क्या कि भाई इसके चलते जो भी यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा और इसके चलते जो भी इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा, दोनों को ऐड करेंगे भाई तो नेट पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए। सही बात है? बोलिए भाई, यही तो करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे भाई पोटेंशियल निकालिए, इस चार्ज के चलते यहाँ पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा। तो भाई इसको मान लेते हैं ये पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट के चलते, फिर ये 4 कूलम के चलते भाई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। कितना आ जाएगा? मेन चार्ज कितना है? 4 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय, भाई फॉर्मूला लिखे ना पहले, मेन चार्ज होता है डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट ई आर, क्योंकि हवा दे रखा है भाई क्वेश्चन में, तो ई नॉट रहने देते हैं और ये आर हो जाएगा। वैल्यू डालिए, ये हो जाएगा प्लस 4 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आर कितना, यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस कितना है? d1 माना है भाई। क्लियर हुआ? ये इसके चलते यहाँ पे पोटेंशियल मिल गया। अब इसी तरीके से इसके चलते कितना पोटेंशियल मिलेगा भाई? तो यहाँ पे चार्ज क्योंकि माइनस है भाई, तो माइनस 6 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट, और यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस कितना है भाई? d2 है। क्लियर हुआ? अब भाई क्योंकि इस पॉइंट पे भाई मुझे नेट पोटेंशियल चाहिए, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना भाई। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? VA प्लस VB, जोड़िए यहाँ पे, इसका मान है भाई 4 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे d1 प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट है -6 माइक्रो में, तो एट द एंड बीच में माइनस साइन ही लगेगा, बीच में माइनस साइन ही लगेगा भाई। देखिए यहाँ पे भी तो है, और दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकालिए भाई। दोनों में कॉमन क्या? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन था ना, बाहर निकालिए हम लोगों ने। ठीक है, ये बाहर ले लिया भाई। अंदर में क्या बचेगा? चार्ज बटा d1 माइनस चार्ज बटा d2 भाई। क्लियर है? यहाँ पे -10/6 -10 बचे, ये भी कॉमन था भाई, बाहर ले लिया हम लोगों ने। अब क्योंकि नेट पोटेंशियल भाई हम लोग पता है इधर जीरो, LHS में जीरो हो जाएगा ना, नेट पोटेंशियल की बात हो रही है भाई, तो LHS जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए इसका मान मुझे पता है, 1/4 पाई का मान पता होता है भाई, है ना। तो बचा क्या यहाँ पे 2 वेरिएबल रह गया ना भाई। तो ओवरऑल देखिए इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है भाई, यानी d1 इक्वल टू आ गया 2/3 d2, पहला इक्वेशन। और हम लोग को पता है भाई d1 प्लस d2 इक्वल 20 सेंटीमीटर के बराबर होगा, कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा था 20 सेंटीमीटर भाई। तो d1 प्लस d2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाता है। यहाँ से d1 का मान निकालिए d2 के टर्म में भाई, कितना हो जाएगा? 20 माइनस d2, समझ में आया? तो ये d1 का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो d1 का मान पुट किए भाई कितना हो जाएगा? 20 माइनस d2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/3 d2 भाई। तो यहाँ से d2 का मान नहीं निकल जाएगा, बोलिए d2 का मान निकल जाएगा भाई, और d2 का मान आ जाएगा भाई। फिर इसको आप यहाँ पे पुट कर दिए, इस वाले इक्वेशन पुट कर दिए भाई, d2 का मान, तो d1 निकल जाएगा। तो भाई इतना आ गया। क्लियर हुआ? यानी आपका जो d1 है भाई 8 सेंटीमीटर है, और जो d2 है भाई वो मेरा 12 सेंटीमीटर। अभी जस्ट बता कि मिडिल में बीच में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई एक चार्ज मेरा ज़्यादा बड़ा है और एक चार्ज मेरा छोटा है भाई, सिमेट्रिक नहीं है ना, इसलिए जो नेट पोटेंशियल जीरो होगा वो बीच में नहीं आएगा भाई। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है जब आप पावर सिस्टम में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कीजिए ना भाई। कैपेसिटेंस कहने का मतलब क्या? एक मिनट भाई, जो क्लास में बात करता हूँ। देखिए भाई, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है भाई? तो हम लोग जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का भाई जो हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, और कैपेसिटेंस कहने का मतलब क्या? फेज और न्यूट्रल के बीच में भाई। मान लेते हम लोग का भाई 3 फेज है ना, ये मान लो R है, Y है और ये B है। ठीक है भाई, तो अगर ये 2 फेज के बीच में अगर देखना था, बीच में हम लोग का ये न्यूट्रल पॉइंट होता है भाई, समझ में आपको? तो लाइन और यानी एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जब कैपेसिटेंस लेना होता है, तो भाई यहाँ पे हम लोग को यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। क्लियर हो गया? यानी कहना मतलब क्या है ना भाई, कि अगर आपका 2 वायर है, ठीक है, ये मान लो R है, Y है, ठीक है भाई, तो इसके बीचों बीच में कहीं ना कहीं आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो पावर सिस्टम पड़ेगा तो वहां पे समझ में आएगा भाई, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से भाई न्यूमेरिकल खत्म हो गया है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा भाई, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है भाई? भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट लास्ट वाले सेशन में समझाया ना भाई। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ ई इक्वल टू होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस भाई। ये फॉर्मूला भाई लास्ट वाले सेशन में तो समझाया था, एक बार फिर से समझा दूंगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है? इसको ढलाव बोलते हैं भाई। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा
ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है भाई। देखिए थोड़ा सा बैकअप बना दे रहा हूँ, लास्ट वाले नेक्स्ट वाले सेशन में आपका बैकअप बन जाए भाई। हम लोगों ने बात किया ना भाई, कोई भी डाइलेक्ट्रिक कैसे ब्रेकडाउन होता है, तो भाई ब्रेकडाउन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ता है भाई। ठीक है, तो ये भाई मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। बताइए, तो इसमें भाई मान लेते हैं हम लोग कोई एक डाइलेक्ट्रिक रख दे रहे हैं भाई। डाइलेक्ट्रिक कहने मतलब क्या भाई, मान लेते पेपर, माइका, रबर, कुछ भी, ठीक भाई, कुछ भी रख दिए तो भाई उसके अंदर एटम्स हो गए ना, तो ये एटम दिखा देते भाई। ये मान लेते हो एटम है, तो इसके वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन बैठे होता है ना भाई, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं क्या है, इस वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है भाई, इस पे फोर्स लगता है। ये पॉजिटिव प्लेट जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है भाई, अपने तरफ खींचने का काम करता है। तो जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाइएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो बैठा ना भाई, अपने ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करता है, और एक सफिशिएंट वोल्टेज के बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही बाहर निकला मतलब क्या कि भाई यहाँ पे अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका मतलब क्या कि भाई अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है भाई, डाइलेक्ट्रिक बिहेव नहीं करेगा, ये कंडक्टर बन चुका है भाई। क्लियर हुआ। तो जिस वोल्टेज पे, ध्यान दीजिए, जिस वोल्टेज पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से बाहर निकल जाता है भाई, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्लियर हो गया। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है भाई, समझ में आया। और जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज भाई। और ध्यान दीजिए, जब तक यानी जिस मैक्सिमम वोल्टेज पे ये अपने वैलेंस बैंड में बैठा हुआ था भाई, ठीक है, उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भाई। क्लियर हो गया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम लोग हमेशा केवी पर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं भाई। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे भाई क्या होता है। ओके, उसके बाद आपका आ जाएगा यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बाद भाई फिर से यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया, यानी इसमें भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद एक दो टॉपिक और है भाई, बस इसी के साथ आपका ये खत्म हो जाएगा भाई, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा।